स्टूडेंट्स, MD कैट यूनिट नंबर वन सेल बायोलॉजी, जिसमें हमने बताया था कि इसमें सेल बायोलॉजी में हमने स्टडी करना है अबाउट सेल एंड सेल साइकिल। तो अब इसमें हमने सेल में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम लिविंग कंटेंट्स ऑफ अ सेल जब स्टडी करते हैं तो लिविंग कंटेंट्स ऑफ द सेल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसका क्या होता है? साइटोप्लाज्म, और दूसरा पार्ट इसका न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी यहाँ पे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म हम किस रेफरेंस से बात करेंगे? दैट इज यूकैरियोटिक सेल। लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, जिसको आप टेक्निकली प्रोटोप्लाज्म का नाम भी देते हैं। इसके दो मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमने आज इसको डिस्कस करना है। पहले साइटोप्लाज्म के नाम पर गौर कीजिए। साइटो सेल किससे लिया गया वर्ड? सेल। जब हम इसका जाते हैं ग्रीक वर्ड्स की तरफ तो साइटो किससे लिया गया? काइटोस। काइटोस का मतलब क्या होता है? सेल। और प्लाज्म का वर्ड किसके लिए होता है? दैट इज फ्लूइड। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। हम इसको जनरली इसके मीनिंग्स के हिसाब से चलते हैं। और किसका ये कंपोनेंट है? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, यानी प्रोटोप्लाज्म का मेजर पार्ट है। आप देखिए कि सबसे पहले आपने इसका क्या बताना होता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। लोकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसमें देखिए डायग्रामेटिकली यहाँ पर हम सिंपल सी डायग्राम से यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये हमने फॉर एग्जांपल शो किया व्हाट इज दिस? सेल। और ये हम क्या शो कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या है? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वट एवर द मटीरियल प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के बारे में आपको जब पूछा जाता है इन क्वेश्चंस में कि ये मेनली कंपोज्ड हो, मेनली कंपोज्ड हो, तो इसमें आपने क्या बताना होता है कि एक्वास ग्राउंड सब्सटेंस एक चीज़ होती है इसमें। फिर उसमें क्या होता है? इसमें इनसॉल्युबल वेस्ट्स होते हैं, और फिर इसके बाद इसमें स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। ये मेनली कंपोज्ड है एक्वास ग्राउंड सब्सटेंस, इनसॉल्युबल वेस्ट, स्टोरेज प्रोडक्ट्स। ये इसमें मेनली इसके कंपोजिशन है किस चीज़ की? साइटोप्लाज्म की। तो इसमें हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? साइटोसोल। तो साइटोसोल क्या है? इसको हम कहते हैं सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म is called साइटोसोल। ये साइटोसोल कहलाएगा। सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। और इसमें बेसिकली 90% क्या होता है? इसमें वाटर। और क्या बनाता है इसका? ये ग्राउंड सब्सटेंस। बाकी इसमें जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं वो इसमें डिज़ोल्व या सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। वो रिमेनिंग उसकी क्या आ जाते हैं? 10% आ जाते हैं, जिसमें आपको आयनिक सब्सटेंसेस भी मिलते हैं। आयनिक
सब्सटेंसेस भी इसमें आपको मिलेंगे। इसमें आपको फिर जैसे ग्लूकोज हो गया, इसी तरह से फैटी एसिड्स हो गए, इसी तरह से अमाइनो एसिड्स हो गए, और इसी तरह से इसमें न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें विटामिन्स भी होते हैं। ये सारे जो दूसरे आयनिक सब्सटेंसेस एंड अदर सब्सटेंसेस जिनके इसमें फॉर्म बाकी रिमेनिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये सारे क्या होंगे इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स की सूरत में प्रेजेंट होती हैं। तो लिहाजा आपने देखा कि साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली किसका पार्ट है। जैसे बेसिकली हम यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस कर रहे हैं। लिविंग कंटेंट सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसके दो मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म जो है इसके मतलब हमने क्या बताया, साइटो सेल प्लाज्म, इसके फ्लूइड को कहा जाता है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसकी लोकेशन हमने बताई है कि लोकेशन कहाँ पर होती है, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। फिर मेनली इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, एक्वास ग्राउंड सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल वेस्ट होती हैं, इसके अलावा स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी इसमें पाई जाती हैं। साइटोसोल किसे कहते हैं, सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल, और ये इसका 90% क्या होता है, वो ये वाटर जो कि ग्राउंड सब्सटेंस इसका बनाता है। बाकी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जैसे आयनिक सब्सटेंसेस इसमें है ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन, ये स्मॉल मॉलिक्यूल। इस तरह से लार्ज मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं, लाइक दोज ऑफ व्हाट, प्रोटीन्स। तो ये इसकी क्या आ जाती है, आपके पास कंपोजिशन आ जाती है। अब ये जो इसमें हम कह सकते हैं ना कि ऑल फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ आर प्रेजेंट, ये हम क्या कहेंगे इनको, फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। ये तमाम बुनियादी मॉलिक्यूल फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ आर प्रेजेंट, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। और फिर उसके बाद ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ख़ास तौर पर क्या बनाते हैं इसमें, ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें आपको रेफरेंसेस दिए गए, ये आयनिक सब्सटेंसेस, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, ये मिलकर क्या बनाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन। और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बनाएंगे, वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, दे फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। लाइक प्रोटीन्स में शामिल होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन भी फिर इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक को हम कहते हैं जेल और दूसरे को हम क्या कहते हैं, सोल। जेल जो होता है ये विस्कस थिक होता है, और सोल जो होता है ये नॉन विस्कस कहलाए। जेल विस्कस और सोल जो होता है नॉन विस्कस होता है। यानी इसकी जो ख़ास तौर पर आप विस्कोसिटी चेक करो, उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाता है जेल एंड सोल। उसकी पोजीशन भी बाकायदा सेल में, साइटोप्लाज्म में इसकी पोजीशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने साइटोप्लाज्म यहाँ पे शो किया, ये इसका पेरिफेरल पार्ट है और ये इसका सेंट्रल पार्ट कहलाता है। पेरिफेरल पार्ट में आम तौर पर क्या होती है, जेल होती है, और ये सेंट्रल पार्ट में आम तौर पर इसमें क्या होता है, सोल होता है। इस तरह से जेल एंड सोल। और ये चीज़ फिर बाकायदा ये हम डिफरेंट जब इसके फंक्शन स्टडी करते हैं ये साइटोप्लाज्म के विद रेफरेंस टू डिफरेंट सेल्स, जैसे एग्जांपल के तौर पर पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा अमीबाइड मूवमेंट के बारे में। अमीबा जो मूव करता है तो अमीबा में भी इसी तरह ये होता है कि सोल एंड जेल बाकायदा ये इनकी जो होती है मूवमेंट्स होती है, जिसकी वजह से अमीबा में सूडोपोडिया बनते हैं और सूडोपोडिया की मदद से वो क्या करता है, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये जेल एंड सोल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि पहले जेल और सोल क्या है, और फिर साथ साथ ये भी पता हो कि इनकी पोजीशन सेल में क्या होती है। तो इसके बाद इसमें आपको मेनली क्या बताना है कि फंक्शंस क्या होते हैं साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म के फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। फंक्शंस में सबसे पहले देखिए कि ये स्टोर हाउस
ऑफ ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज किसको कहते हैं? सब सेलुलर पार्ट्स ऑफ द सेल। ये स्टोर हाउस होता है ऑफ वेरियस ऑर्गेनेलीज, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज का ये स्टोर हाउस होता है। ऑर्गेनेलीज की आपको मालूम हो कि यूकैरियोटिक सेल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनेलीज की लिस्ट क्या होगी इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक, रेटिकुलम, इसी तरह से लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल, ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह से इसमें सेंट्रियोल्स भी आ जाएंगे इसमें। तो ये सब के सब किस में प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इनको हम क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स। फिर इसके बाद इसमें ये स्टोर हाउस है ऑफ वाइटल बायोकेमिकल्स। वाइटल बायोकेमिकल्स का ये स्टोर हाउस भी कहलाता है। और वाइटल बायोकेमिकल्स क्या है? अभी हमने इनका डिस्कस किया था। स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल में आपको एग्जांपल दी गई थी कि इसकी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स हो गई, अमाइनो एसिड्स हो गए। इसके अलावा हमने इसमें रेफरेंस आपको दिया है किसका, ये वाइटामिन्स का, और इसके अलावा अमाइनो एसिड, इसी तरह से फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, आयनिक सब्सटेंसेस, ये सब क्या है? ये स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स, इसी वजह से हम इसको कहते हैं। फिर इसी तरह से देखिएगा इसका एक रोल आपके सामने आता है, वो क्या है कि साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को कहते हैं। साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिसमें आप एग्जांपल किसकी दोगे? एग्जांपल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये आप स्टडी करते हो, और यही फिर आगे चलकर आप जब इसको पढ़ोगे बायोएनर्जेटिक्स में डिटेल से, इसकी एंड प्रोडक्ट क्या होती है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। डिपेंड करता है कि वो पायरुविक एसिड किस में जाएगा, लिंक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये क्रैब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अदरवाइज अगर साइटोप्लाज्म में होगा तो ये फिर इसके जो एंड प्रोडक्ट होगी दैट विल गो टुवर्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या होगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। ये भी कहाँ पे होगी? इन द साइटोप्लाज्म। तो ये भी इसके क्या होते हैं? ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ही हम जाहिर करते हैं। इसी तरह से देखिए कि जो साइट है, ये साइट किस चीज़ के लिए? ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन क्या है? आपको मालूम हो डीएनए एंड क्रोमोसोम के चैप्टर में आप स्टडी करते हो डिटेल से। ट्रांसलेशन मीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर ट्रांसलेशन होती है। डीएनए से आरएनए का बनना कहाँ पर होगा? न्यूक्लियस में होगा, और ट्रांसलेशन कहाँ होगी? इन दी साइटोप्लाज्म होगी। तो ये भी साइट फॉर ट्रांसलेशन भी इसका आप रेफरेंस दे सकते हो। इसी तरह से फिर एक और मेजर रोल होता है इसका साइक्लोसिस। साइक्लोसिस को हम क्या कहते हैं? बेसिकली स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कह सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और या फिर इसको आप स्ट्रीमिंग इन साइटोप्लाज्म का नाम, या इंटरनल सेल मोशन का नाम भी दे सकते हैं। तो अब ये जो साइक्लोसिस है, इसमें ना सिर्फ ये साइटोप्लाज्म में ख़ास तौर पर जो इसके बड़े मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स वगैरह होती हैं इनका रोल होता है, बल्कि इसके साथ साथ साइटोस्केलेटन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। माइक्रो फिलामेंट्स आ गई ख़ास तौर पर, और इस तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स, और उसके बाद आप किसका बताते हो? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में बात करते हैं। जब इंटरनल सेल मोशन की बात की जाती है, कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं कि विद इन द साइटोप्लाज्म मूव कर सकती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ने विद इन द सेल, जैसे मिसाल यहाँ पे हम शो करते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इन्होंने मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये मूवमेंट जो होगी ये क्या कहलाएगी? साइक्लोसिस कहलाएगी। स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से इसकी मूवमेंट होगी, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। इसी तरह से आप
मूवमेंट इन प्लांट स्टडी करते हो, मूवमेंट इन प्लांट्स में क्या बताते हो, ये प्लांट सेल है फॉर एग्जांपल, ये इसका वैक्यूल शो किया, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे इसके आप क्लोरोप्लास्ट शो करते हो, लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है तो ये क्लोरोप्लास्ट मूव करेंगे टुवर्ड्स द लाइट। फोटोट्रॉपिज्म की एग्जांपल आप देते हो, मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट टुवर्ड द लाइट, इसका ये मूवमेंट होगी। तो ये जो मूवमेंट होगी ये किसकी वजह से, किस वजह से होगी, ये भी स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म की वजह से। ये जो क्लोरोप्लास्ट है दे मूव टुवर्ड द लाइट। तो इस तरह ये साइक्लोसिस, जिसको आप स्ट्रीमिंग मूवमेंट का नाम भी देते हैं, इंटरनल सेल मोशन का नाम भी देते हो, इसमें भी मेजर रोल किसका आ जाता है, साइटोप्लाज्म का आ जाता है। तो ये इसके मेजर फंक्शंस कहलाते हैं साइटोप्लाज्म के। तो इसको हम थोड़ा सा समअप कर लेते हैं। हमने बताया कि इसके फंक्शंस में मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ ऑर्गेनेलीज, सेल के सब सेलुलर पार्ट्स यहाँ पे होते हैं। इसी तरह से इनके सबके ये यहाँ पे आप डिटेल आप बताओगे कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर इसी तरह से आपने क्या बताया, इसमें स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल का रेफरेंसेस आपको दिए गए। इस तरह से वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ से भी आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस तो आप कॉमनली स्टडी कर रहे हो, ट्रांसलेशन आपके जहन से निकला हुआ होता है, ये कहाँ पर हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन प्रोसेस कहाँ पर होगा। इवन यहाँ तक एक और भी क्वेश्चन प्रोकैरियोट के हवाले से पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होती है यूकैरियोट्स में, इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जबकि ट्रांसक्रिप्शन जो होगी प्रोकैरियोट्स में कहाँ होगी, इन द साइटोप्लाज्म। वजह कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती ही नहीं है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, आपस में मर्ज होते हैं। तो लिहाजा ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में, और ट्रांसलेशन भी कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में। किस में, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया वगैरह। और फिर इसी तरह से फिर हमने नेक्स्ट क्या बताया, साइक्लोसिस इंटरनल सेल मोशन के बारे में, इसमें हमने बताया। और मज़ीद इसके साथ कौन पार्टिसिपेट करते हैं, फिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन, वो इसके साथ रोल प्ले करती है। जैसे एग्जांपल हमने किसकी दी है कि माइक्रोफिलामेंट्स की एग्जांपल दी है, तो वो इसके साथ मूव करते हैं। तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या इंटरनल सेल मोशन, या टेक्निकली इसको आप क्या कहोगे, साइक्लोसिस। अमीबा का नाम लेते हो तो उसमें हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अमीबाइड मूवमेंट। तो लिहाजा यहाँ तक क्या थे फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो लिहाजा इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसके बाद जो लिंक टॉपिक्स इसके ऑर्गेनेलीज की तरफ आएंगे। और ऑर्गेनेलीज में भी आपको लिस्ट यहाँ पे बताई गई है, हम इनको सिस्टमेटिकली हमने इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम आएंगे किसकी तरफ, टुवर्ड द ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल, सेल की ऑर्गेनेलीज की तरफ आएंगे। और ऑर्गेनेलीज के बारे में हम पहले बता चुके हैं, सब सेलुलर पार्ट्स भी कहते हैं इसको हम। ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल, ऑर्गेनेलीज में अगर हम इसकी एक यहाँ पे लिस्ट शो करें, लिस्ट अभी हम बता चुके हैं, इसमें हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन ये ऑर्गेनेलीज के रेफरेंस से अहम क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या होता है कि ऑर्गेनेलीज विद रेफरेंस टू डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और इसका ऑर्गेनेलीज विदाउट मेम्ब्रेन, ये भी जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड और विदाउट मेम्ब्रेन। तो इसके लिए आपको जनरली पता हो बच्चों कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड जब आप स्टडी करते हो तो इसमें न्यूक्लियस, फिर इसी तरह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर इसके बाद इसमें आ जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये क्या होते हैं, इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं। अब विदाउट मेम्ब्रेन की तरफ आ जाएं तो विदाउट मेम्ब्रेन में हमने बताना होगा, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कंसीडर करते हैं राइबोसोम को ऑर्गेनेली, तो ये क्या होगा, ये विदाउट मेम्ब्रेन होगा। अगर हम सेंट्रियोल्स को कंसीडर करते हैं तो ये भी क्या होंगे, विदाउट मेम्ब्रेन होंगे। तो लिहाजा विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज में ज़्यादातर किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइबोसोम के बारे में पूछा जाता है कि विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। अब इसके बाद तीसरी कैटेगरी कौन सी रह गई, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। यानी आप इसमें जो जितनी भी ऑर्गेनेलीज है सेल्स की, उसमें से आप राइबोसोम्स को और सेंट्रियोल्स को माइनस कर दीजिए जो कि विदाउट मेम्ब्रेन है, और फिर डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को माइनस कर दीजिए। तो रिमेनिंग जितनी भी ऑर्गेनेलीज है वो सब की सब क्या है,
सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज है, जिसमें आप डिटेल सबकी बताना चाहो तो क्या बताओगे कि इसमें आपके पास आ जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें आ जाएंगे आपके पास गोल्जी ऑपरेटर्स, और इसी तरह से इसमें आपके पास आ जाएंगे लाइसोसोम, और इसी तरह से पर ऑक्सीसोम, इसी तरह से इसमें ग्लाइऑक्सीसोम, फिर इस तरह से इसमें वैक्यूल्स। ये क्या है? सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज कहलाएंगी। तो इससे भी MCQs आपसे पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ देम इज सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, विच वन ऑफ देम इज नॉट अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज, विच वन ऑफ देम इज विदाउट मेम्ब्रेन, एंड पॉइंट आउट the organelle with double membrane structure, or even whether the following organelles contain double membrane structure or not. So इस तरह इसके MCQs डिफरेंट इसमें शफलिंग करके पूछे जाते हैं। तो लिहाजा अब हमने सिस्टमेटिकली इसको स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखिए कि सबसे पहली बात आपको मालूम हो कि ये present in eukaryotic cells, eukaryotic cells only, absent in prokaryotic cells। तो किस में पाए जाते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली अगर आप इसके वर्ड के मीनिंग्स की तरफ जाएं तो आपको मालूम हो कि ये वर्ड आपके सामने है। एंडो क्या मतलब होता है इसका? विद इन। प्लाज्मिक वही जो साइटोप्लाज्म के लिए हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं वर्ड? फ्लूइड के लिए। और फिर रेटिकुलम का यहाँ पे मतलब क्या होगा? नेटवर्क। तो बेसिकली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बेसिकली हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ चैनल्स। चैनल्स किसे कहते हैं? रस्तों को कहते हैं। नेटवर्क पूरा जाल होता है किस चीज़ का? चैनल्स का। किस में? थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। अहम बात ये होती है कि ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल जिसको आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे रहे हो, एब्रीवेट किससे करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब ये जो नेटवर्क है ये थ्रू आउट साइटोप्लाज्म तो मौजूद है। एट वन साइड ये किसके साथ अटैच होता है? एट वन साइड ये किसके साथ अटैच है? ये सेल मेम्ब्रेन के साथ। और फिर एट अदर साइड कंटिन्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी एक तरफ ये किसके साथ लिंक्ड है? सेल मेम्ब्रेन के साथ लिंक्ड है, और दूसरी तरफ किसके साथ लिंक्ड है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ लिंक्ड होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? इट इज़ कंटिन्यूज एट वन साइड विद द सेल मेम्ब्रेन एंड कंटिन्यूज विद द ऑन द अदर साइड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो नेटवर्क ऑफ चैनल्स हम इसको कहते हैं। ये जो इसके मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन्स के बारे में आपको मालूम हो कि ऑर्गेनेलीज ऑब्वियसली किस किस्म की ऑर्गेनेली है, ये आपको मालूम हो कि ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये किस किस्म की है? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। और इसके जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम टेक्निकली क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड सिस्टर्नी। इसको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होती है। जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स हम बता रहे हैं या मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? इसके सिस्टर्नी कहलाते हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है नेटवर्क ऑफ चैनल्स की सूरत में, स्कैटर्ड थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। अब देखिए कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको आप आम
लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यू कैन ओनली ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ये भी एक अहम पॉइंट है जो आपको यहाँ पे नोट करना है कि इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे ही देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि इसकी टाइप्स आ जाएंगी, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी याद रखिएगा, 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं। अब 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, इनको यहाँ पे हम बताएंगे। नंबर 1, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप एब्रीवेट किससे करोगे, आर से। इसी तरह से नंबर 2, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको किससे आपने एब्रीवेट करना है, SER से इसको आप एब्रीवेट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 2 क्या है, बेसिकली 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में बताना होगा, ये RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताएंगे कि इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है। इसमें देखें डायग्रामेटिकली हम सिंपली देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस पे ग्रेन्यूल्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट हो, तो इसे हम नाम क्या देंगे, RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों कहते हैं इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी वजह क्या होती है कि इसकी सरफेस फेसिंग दी साइटोप्लाज्म, ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म, इसके अंदर की तरफ भी सरफेस है, इंटीरियर ऑफ दी सिस्टर्नी भी कहते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि राइबोसोम्स किस सरफेस की तरफ है, सरफेस फेसिंग द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से किसके साथ अटैच होते हैं, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको नाम क्या देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहाँ पर आप देखिए कि इसके साथ लिंक्ड है आगे फर्दर, ये जो लिंक्ड है ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, इन्हें हम क्या कहेंगे, SER, रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों कह रहे हैं इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनकी सरफेस पर ग्रेन्यूल्स ऑफ राइबोसोम्स नहीं है, इनकी सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देंगे। फिर इससे फर्दर फिर क्या होंगे, बॉडीड ऑफ स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे हम शो कर सकते हैं, ये इसके बॉडीड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप आगे चलकर नाम क्या देते हो, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स का नाम देंगे। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ से अटैच, इसको आगे मज़ीद एक्सटेंड करें तो ये एक्सटेंड करके किसके साथ लिंक्ड होंगी, विद दैट ऑफ व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या होती हैं, कंटिन्यूड होती है। तो लिहाजा आपने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इसकी पोजीशन आपसे MCQs में पूछी जाती है, नियर द न्यूक्लियस। और ये कहाँ पे होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन है। ये इनकी पोजीशन भी आ सकती है, आपसे पूछी जा सकती है। अब फिर ये भी आप देख सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनर मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। तो लिहाजा आप गौर कीजिएगा कि आउटर मेम्ब्रेन के साथ ये क्या होते हैं, कंटिन्यूड होते हैं ये चैनल्स, और फिर आगे जाकर इससे क्या बन जाते हैं, आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली क्या ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, और ये ख़ास तौर पर जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं इसमें वेसिकल्स की फॉर्म में कौन से हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में कौन से हैं, और स्पेसिफिकली सिस्टर्नी किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपके पास, और दूसरा इसमें क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिहाजा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो इनके सैक्स होते हैं आमतौर पर, इन्हें आप सिस्टर्नी का नाम देते हैं,
जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ये आपको नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स, इनको ये किस फॉर्म में है, ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी होते हैं और साथ साथ ये वेजिकल्स की फॉर्म में भी। साथ इससे क्या बनते हैं, वेजिकल्स भी बनते हैं, ट्रांसपोर्ट वेजिकल, इसलिए हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स एंड वेजिकल्स की फॉर्म में क्या होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन जनरल याद रखना है आपने कि ये तो खैर आपके पास फिर वो एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाता है, लेकिन अहम चीज़ ये होती है कि आपको जब जनरल पूछा जाए कि जो इसके नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं, इनको टेक्निकली आप क्या कहोगे, टेक्निकली दे आर कॉल्ड सिस्टर्नी, इनको सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। अब ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर इंटीरियर है, जो भी मटेरियल इसके अंदर होगा वो आउटसाइड मटेरियल को क्या इससे अलग करती हैं, तो इस मेम्ब्रेन का ये स्पेसिफिक रोल होता है। तो लिहाजा आपके सामने क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस, सबसे पहले देखिए, चाहे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो मेजर फंक्शन दोनों के लिए कॉमन होंगे। पहला इसमें कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को। और फिर इसी तरह से इसमें दूसरा इसका जो अहम रोल वो आप क्या बताते हो, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। अब इस किस्म के ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को आप क्या कहते हो, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट विद इन अ सेल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू दी अदर पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट कहलाएगी। तो लिहाजा ये मैकेनिकल सपोर्ट और इस तरह से इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो होता है, ये बेसिकली इसका क्या होता है, ये कॉमन फंक्शन होता है। बाकी जब हम बात करें किसकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करें, तो अब आप देखते हैं कि इसकी सरफेस पे भी हमने क्या बताया, क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स के बारे में आपको मालूम हो, ये क्या, इसका दूसरा नाम क्या होता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, इसको आप फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे सिंथेसिस किस चीज़ की होती है, प्रोटीन की होती है। तो लिहाजा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कि राइबोसोम प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये साइट किस चीज़ की है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। और फिर इसी तरह से ये प्रोटीन्स जो होती हैं, ये आगे चलकर इसमें स्टोर भी होती हैं, और फिर साथ साथ आगे चलकर फिर क्या होती हैं, ये ट्रांसपोर्ट भी होती हैं, यानी ये आगे ट्रांसपोर्ट भी होती हैं। तो लिहाजा साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं, साथ साथ प्रोटीन को ये ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। किसका मेजर रोल आ जाता है आपके सामने, दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह से फिर हम बात किसकी करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका अब फंक्शन आपने बताना होगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है। इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, इसमें पहला रोल आप बताओगे लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस की जब बात की जाती है तो यहाँ पे लिपिड्स, ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स में आप रेफरेंस किसका देते हो, ख़ासतौर पर स्टीरॉइड्स का। और फिर स्टीरॉइड्स में आपको मालूम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन्स भी होते हैं। और स्टीरॉइड हार्मोन्स में आपने आगे चलकर स्टडी इसको डिस्कस करना होगा, गोनेडल हार्मोन्स। गोनेडल हार्मोन्स में आपको कैटेगराइजेशन बतानी होगी, मेल टेस्टिस और फीमेल का हम रेफरेंस देते हैं ओवरीज। आप टेस्टिस में जो सेल्स होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और इसी तरह ओवरीज में क्या प्रोड्यूस होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वगैरह। तो ये क्या कहलाते हैं, गोनेडल हार्मोन्स कहलाते हैं, जो कि गोनेड्स में प्रोड्यूस होते हैं। और ये केमिकली क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स बेसिकली क्या है, लिपिड्स हैं। तो लिपिड्स की सिंथेसिस कहाँ पर होती है। तो लिहाजा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस किस्म के सेल्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इसका भी आपको इससे आइडिया हो जाता है कि ख़ास तौर पर वो सेल जिनमें स्टीरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इसमें और भी इसके जो फंक्शंस हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। देखिए इसमें नेक्स्ट इसका हम फंक्शन बताएंगे।
डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन आपको पता है किसको कहते हैं टॉक्सिन, तो डिटॉक्सिफाइंग यानी टॉक्सिन के इफेक्ट को न्यूट्रल करने को हम क्या कहते हैं, टेक्निकली डिटॉक्सिफिकेशन का नाम देते हैं। तो ये हार्मफुल ड्रग्स जो होती हैं, हार्मफुल ड्रग्स, और इसी तरह से और जो दूसरे वो केमिकल्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं होते बॉडी को, या जिनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिन इफेक्ट्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। अब इसमें आपको रिलेट करना होगा, ख़ास तौर पर हमारा बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है जिसके बारे में हम जनरली जब पढ़ते हैं, आप सेकेंड ईयर के सिलेबस में जाते हो होम्योस्टेसिस में और होम्योस्टेटिक रोल ऑफ लिवर पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी एक टर्म इस्तेमाल की है डिटॉक्सिफिकेशन। तो ऑर्गन कौन सा होगा, लिवर। तो आपसे पूछा जाए कि ये किस किस्म की सेल्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं, यू मस्ट नो दैट दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन लिवर सेल्स। वहाँ पे क्या करते हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। इसी तरह से आप देखिए हमारी बॉडी में मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स, मसल सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप क्या कहते हैं, एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका रोल क्या होता है, ये स्टोर किस चीज़ को करेगा, दैट स्टोर कैल्शियम आयंस। ट्रिगर हो गई होगी आपको बात कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आप स्केलेटल मसल्स पढ़ते हो, वॉलेटरी मसल, फिर उसमें आप के जब उसकी अल्ट्रास्ट्रक्चर की तरफ जाते हो तो उसमें आप डिटेल से बताते हो किसके बारे में, ये वेसिकल्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो इनमें क्या चीज़ स्टोर होते हैं, कैल्शियम आयंस स्टोर होते हैं, और ये फिर किस में रोल प्ले करते हैं, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रोसेस में अपना रोल प्ले करते हैं। तो लिहाजा मसल सेल्स में, मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी में इसका एक इनडायरेक्टली इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये इसके डिफरेंट फंक्शंस थे किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो कि यहाँ पे हमने इनलिस्ट किए हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद ऑर्गेनेली जो है वो जो अभी हमने स्टार्ट करना है, दैट इज़ राइबोसोम्स। राइबोसोम के सब बारे में सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बताते हैं। पैलेडे नामी साइंटिस्ट ने 1955 में सबसे पहले इसको एनिमल सेल्स में डिस्कवर किया। तो राइबोसोम्स के बारे में आपको बताना होगा कि ये जो ऑर्गेनेलीज़ हैं, यानी ये जो ऑर्गेनेली है, सबसे पहली बात तो आपको मालूम हो कि ये क्या होती है, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन। एंड ये जो है बेसिकली प्रेजेंट मौजूद होती है इन बोथ, यानी बोथ से मुराद क्या है, प्रो कैरियोटिक सेल्स एंड यू कैरियोटिक सेल्स, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज़, राइबोसोम्स। अब इनकी जो लोकेशन है उसके बारे में आपको पता हो, लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले देखिए कि ये फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। दूसरा इसका रेफरेंस आप दोगे, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते, दे आर में अटैच्ड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसके साथ अटैच होते हैं, सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या बनाते हैं उससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाती है। तो ये इसकी 2 मेजर लोकेशंस हो गई। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, ये कौन सा सेल है, बेसिकली यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में आपको मालूम हो कि माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं और साथ साथ इसमें आपके पास प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है, इनमें भी राइबोसोम्स
प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल का आपको रेफरेंस दिया है। फ्रीली कहाँ पाए जाते हैं? फ्रीली डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म, अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज इन क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का ताल्लुक किससे है? यूकैरियोटिक सेल से। तो लिहाजा यूकैरियोटिक सेल में हमने बताना है कि ये प्रेजेंट होते हैं। बाकी इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, इनमें ये बहुत बड़ी तादाद में डिस्पर्स होते हैं। किस में? इन दी साइटोप्लाज्म। वजह क्या होती है कि उसमें न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, तो उनकी सिंथेसिस भी कहाँ भी होगी? साइटोप्लाज्म में, और वो प्रेजेंट कहाँ पर होंगे? इन दी साइटोप्लाज्म होगी इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये तो इसकी लोकेशन हो गई। अब इसकी जो फॉर्मेशन होती है, यानी बनते कहाँ पे हैं, इनकी जो फॉर्मेशन होती है दैट इज़ इन न्यूक्लियोलस। प्लूरल क्या होता है इसका? न्यूक्लियोलाई। कहाँ पर होते हैं? विद इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई होते हैं ये इसकी राइबोसोम्स की क्या कहलाते हैं? फैक्ट्री कहलाते हैं। यहाँ से बनने के बाद, फॉर्मेशन के बाद ये कहाँ जाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियोलस से बनने के बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर से होते हुए किस में आ जाते हैं? साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म में आने के बाद फ्रीली डिस्पर्स भी हो सकते हैं, मे बिकम अटैच विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिहाजा इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? न्यूक्लियोलस, विद इन द न्यूक्लियस इसकी फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की? राइबोसोम्स की। तो इसकी फैक्ट्री कहलाती है। अब देखिए कि जब हम आएंगे आगे एक स्टेप, इसका केमिकल नेचर की तरफ बताएंगे कि इसकी केमिकल नेचर क्या है। केमिकल नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएं तो इसमें दो मेजर केमिकल होते हैं। एक इसमें क्या होता है? नंबर 1 न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड इसमें कौन सा होता है? आरएनए। और आरएनए की भी कौन सी टाइप होती है? आरएनए। आर फॉर राइबोसोमल आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी इसमें कौन सा होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? बेसिकली आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए। द आरएनए प्रेजेंट इन द राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। और दूसरी इसमें क्या चीज़ होती है? दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। दूसरी इसमें क्या चीज़ होती है? प्रोटीन्स होती है। अब जहाँ तक इसकी इन दोनों की अमाउंट्स का ताल्लुक है, तो अमाउंट जो होती है बेसिकली अमाउंट दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल। ऑलमोस्ट इक्वल इसलिए कहा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में इसका जो आरएनए है, तो कि आरएनए है, ये तकरीबन 40 to 50% होता है, और प्रोटीन इसमें 50 to 60% होती है। जबकि प्रोकैरियोट्स में सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है। इसमें जो आरएनए है ये इसमें ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें प्रोकैरियोट्स में आरएनए जो होगा तकरीबन 50 से लेकर 60% तक होता है, जबकि इसमें प्रोटीन्स जो है दैट इज़ फ्रॉम 40 to 50%। तो इसलिए हम जनरल टर्म जो इस्तेमाल करते हैं, जब यूकैरियोट प्रोकैरियोट वर्ड नहीं यूज़ करेंगे तो हम क्या कहेंगे? ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो इसलिए अब आप गौर करें कि ये तो इसकी केमिकल कंपोजिशन, जनरल टर्म क्या होगी? ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट। जबकि यूकैरियोटिक सेल के हवाले से अगर आप स्पेसिफिकली जाएँ तो ज़्यादा अमाउंट किसकी है? इसमें प्रोटीन की, कम अमाउंट किसकी? आरएनए की। प्रोकैरियोट में ज़्यादा अमाउंट किसकी है? आरएनए की। कम अमाउंट किसकी है? प्रोटीन की। अब केमिकल नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हम केमिकल नेम भी बताएंगे, क्योंकि दो ही इसमें केमिकल है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। और न्यूक्लिक एसिड इसमें कौन सा है? आरएनए। तो इसको नाम क्या देंगे? राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ये इसका केमिकल नेम आ जाएगा आपके सामने। किस चीज़ का? इस राइबोसोम का, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का नाम देंगे। अब आपने क्या बताना होगा? इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल, यानी इसका स्ट्रक्चर ऑफ
राइबोसोम। बेसिकली ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर। अब इसका साइज़ जो होता है, इसका डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डाटा दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर 20 to 24 नैनोमीटर डायमीटर ये इसका साइज़ है। सो ऑब्वियसली इसको आप जनरली इसको स्टडी करने के लिए हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए, ज़ाहिर बात है, इसको स्टडी करेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स का स्टडी करेंगे। तो इसमें जब आप इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो इसमें बताएंगे कि इसमें 2 सब यूनिट्स हैं, 2 सब यूनिट्स। तो सब यूनिट्स स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अगेन फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड देन वी विल कम टुवर्ड द प्रोकैरियोटिक सेल। 2 सब यूनिट जो होते हैं कौन कौन से हैं? नंबर 1 लार्जर सब यूनिट, और दूसरा इसमें कौन सा होता है जनाब? स्मॉलर सब यूनिट। अब लार्जर सब यूनिट जो होता है इसके बारे में ये सेडिमेंट्स एट 60s, जबकि स्मॉलर सब यूनिट जो होता है सेडिमेंट्स एट 40s। तो 60s एंड 40s। सबसे पहले आपको पता हो कि व्हाट इज एस। एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको मालूम हो कि ये स्वेडबर्ग यूनिट है क्या? बेसिकली स्वेडबर्ग यूनिट होता है सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट किस चीज़ का? ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल और सब्सटेंस ड्यूरिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाट इज एस? स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है। क्या होता है स्वेडबर्ग यूनिट? सेडिमेंटेशन रेट होता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का या किसी सब्सटेंस का ड्यूरिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? ये आप सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक पढ़ते हैं, जिसमें आप क्या देखते हैं? साइज, वेट ऑफ द सब्सटेंस और मॉलिक्यूल, और साथ साथ हम क्या देखते हैं? डेंसिटी ऑफ द मीडियम। उसमें फिर उसमें जो भी सब्सटेंस होते हैं, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो डिफरेंट सब्सटेंसेस अपने साइज, वेट के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से, डेंसिटी ऑफ द मीडियम के हिसाब से क्या होता है? उसकी सेटलमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो उसी से उसका लिया जाता है सेडिमेंटेशन रेट। तो ये बेसिकली एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट, जिसको हम सेडिमेंटेशन रेट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल और सब्सटेंस ड्यूरिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। लार्जर सब यूनिट्स सेडिमेंट्स एट 60s, स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 40s। इसमें सिचुएशन ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लार्जर सब यूनिट हम रफली शो कर रहे हैं इसका डायग्राम, और फिर उसके साथ ये शो कर रहे हैं क्या? स्मॉलर सब यूनिट। ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है। तो लिहाजा जब ये यूनिट्स दोनों अलग अलग हों तो ये 60s और ये 40s की वैल्यू देते हैं, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कंडेंस हो जाते हैं। तो पोजीशन इस किस्म की होती है कि जब ये आपस में कंडेंस हो जाए तो फिर इसका सेडिमेंटेशन रेट चेंज हो जाता है। और ख़ास तौर पर जब आप यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल में इंस्टेड अगर आप इसको प्लस करें तो 100 होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है? 80s पार्टिकल कहलाएगा। इसी तरह से आप प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें, प्रोकैरियोट्स में ये बेसिकली क्या होते हैं? 70s पार्टिकल्स होते हैं। 70s पार्टिकल्स में स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 30s, जबकि लार्जर सब यूनिट जो होता है, लार्जर सब यूनिट इट सेडिमेंट्स एट 50s। अब देखा जाए तो 30 + 40, 30 + 50 कितना बनेगा? 80। लेकिन इनका जो सेडिमेंटेशन, ये दोनों सब यूनिट मिलते हैं तो ये क्या बनता है? 70s पार्टिकल। ये 70s पार्टिकल कहलाएगा और ये इसका सेडिमेंटेशन रेट होगा किसका? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि आपने यहाँ पे डिस्कस किया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। बेसिकली ये किस में प्रेजेंट है?
दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका डीएनए किसकी तरह का होता है? सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए किसकी तरह होता है? बैक्टीरिया की तरह होता है। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए जो होता है दैट इज आल्सो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जस्ट लाइक दैट ऑफ व्हाट ये ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह होता है, यानी प्रोकैरियोट्स की तरह होता है। इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी प्रोकैरियोट्स टाइप होते हैं, बेसिकली है ये यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन इसके जो राइबोसोम्स होंगे वो कितने होंगे? वो 70s पार्टिकल्स ही होंगे। ये इसका एक अहम फीचर है जो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि इसमें MCQs बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप बन जाता है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ व्हाट इज़ द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ राइबोसोम in eukaryotic cell, whether it is 80s or it is 70s or it is 70s as well as 80s, और फिर कोई और वैल्यू दी जा सकती है आपको, तो आपको मालूम हो 70s भी होगा और ये 70s भी होगा और 80s भी होगा। किस में? इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में इट इज़ ओनली 70s पार्टिकल। अब ये दो सब यूनिट जो होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर, ये आपस में किसके ज़रिए जुड़ते हैं? दे आर मेनली हेल्ड टुगेदर बाय मैग्नीशियम आयन। ये किसके ज़रिए जुड़े होते हैं? मैग्नीशियम आयन के ज़रिए एक दूसरे के साथ ये अडेयर होते हैं, अटैच होते हैं। तो ये तो इसकी आपने क्या देखी है स्ट्रक्चरल डिटेल किस चीज़ की? राइबोसोम्स की। अब आपने इसका क्या बताना होगा, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। फंक्शंस आपको मालूम है, अभी हमने बताया था कि ये साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्या है? प्रोटीन है। तो लिहाजा मेन फंक्शंस क्या है कि ये इन्वॉल्व होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। ये आपने डिटेल से डिस्कस करना होगा जब ट्रांसलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद भी हमने इसका एक और फंक्शन है उसमें भी इसका रेफरेंस आएगा, वहाँ भी हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। तो फंक्शन इसका मेन क्या आ गया? ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं इसको, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, या इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कहलाएगा क्या? राइबोसोम का ये मेजर फंक्शन होता है। इसके अलावा ये एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप नाम देते हो पोलीसोम, या फिर इसको नाम दिया जाता है पॉलीराइबोसोम। अब यहाँ पे पोली का मतलब क्या होता है? मैनी, और सोमा का मतलब क्या होगा? बॉडी। यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक से ज़्यादा कई मैनी क्या मौजूद हो, राइबोसोम मौजूद हो, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? पॉलीसोम का नाम देंगे। वो किस तरह से? यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिकली हम शो करते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमने ये लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन ड्रॉ की है, ये आपके सामने लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन बेसिकली इंडिकेट किसको कर रही है? इट इज़ इंडिकेटिंग mRNA, मैसेंजर RNA को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। अब इसके साथ अटैचमेंट किसकी होती है? सबसे पहले जो अटैचमेंट होगी स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये इसके साथ अटैच होते हैं। पहले इस तरह एक नहीं होता है, मैनी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आपके सामने कुछ शो कर रहे हैं, हाउ मैनी, कितने हमने शो किए? 1 2 3 4 5। और फिर इसके साथ ये अटैचमेंट आपको नेक्स्ट किसकी मिलती है? दैट इज़ ऑफ लार्जर सब यूनिट। ये इसके साथ आके लार्जर सब यूनिट फिर अटैच होते हैं, ये आपके सामने। तो ये आपके सामने क्या हुआ? ये स्मॉलर सब यूनिट, और ये इसके क्या कहलाएंगे? लार्जर सब यूनिट। किस चीज़ के? राइबोसोम के। तो ये आपके पास क्या है? राइबोसोम है। तो ये आप देख सकते हैं ये लेंथ किसकी है? सिंगल लेंथ किसकी है? मैसेंजर आरएनए की। और अलोंग द लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए आप क्या देखते हैं? मैनी राइबोसोम्स आर अटैच, मैनी पोलीसोमा बॉडी। When many ribosome attach along the length of messenger RNA, technically it is called what? Polysome, also called polyribosome. जब हम ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टडी करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप उसको डिटेल से देखते हो कि किस तरह से कोड और एंटी कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये डी कोड होते हैं। इसमें ख़ास तौर पर देखिए मैसेंजर आरएनए पर क्या होता है? जेनेटिक कोड होता है। और फिर जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है जो अपने साथ अमाइनो एसिड लेकर आता है, उसमें क्या होता है? एंटी कोड होता है। जब कोड और एंटी कोड मैच होते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं? यहाँ पर आपको पता हो कि जैसे फॉर एग्जांपल सिंबल के तौर पर हम शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंबल के तौर पर शो कर रहे हैं, ये क्या है? अमाइनो एसिड्स की पूरी यहाँ पे चेन सी बनती है। ये आपके सामने थोड़ा सा शो कर रहे हैं, ये हम दायरों की सूरत में।
ये आपके पास क्या है, ये अमीनो एसिड्स की पूरी चेन यूँ बनती है। पहले जैसे जैसे ये आगे मूव करते जाते हैं, ये mRNA फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, वो आप डिटेल्स में देखोगे ट्रांसलेशन प्रोसेस में इसकी डायरेक्शन क्या होती है, किस डायरेक्शन में 5 to 3 डायरेक्शन क्या है, कि किस तरह से ये अमीनो एसिड ऐड होते हैं, क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। इस तरह कई पॉलीपेप्टाइड चेन बनती हैं, यहाँ भी बन रही हैं और यहाँ भी बनना शुरू हुई हैं, यहाँ भी बन चुकी है। तो जो बनती जाती हैं ये यहाँ से रिलीज़ होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब डिपेंड करता है किस प्रोटीन के लिए ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है। क्या सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके अपना स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाएगी और फिर जाके उसने जो अपना फंक्शन परफॉर्म करना है वो उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। तो लिहाजा आपने देखा कि राइबोसोम जो होते हैं ये अपना वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं किस में, इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। तो ये भी इसका एक फंक्शन है कि आपको डिटेल से पता चलता है कि हाउ दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अब हमने राइबोसोम तक आए हैं सेल ऑर्गेनेलिस के रेफरेंस से या सब सेलुलर पार्ट ऑफ द सेल। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म को, हमने डिस्कस किया सेल ऑर्गेनेलिस को। सेल ऑर्गेनेलिस में पहले हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद राइबोसोम। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे अगले जो मज़ीद ऑर्गेनेलिस हैं, गोल्गी ऑपरेटस क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, अदर ऑर्गेनेलिस को फिर हमें डिस्कस